बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुर्स्क में रूसी सेना का पलटवार हुआ है। यूक्रेन के हमले के बाद पलटवार हुआ है। यूक्रेन के 300 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन भी तबाह हुए हैं। जिस वक्त रूस के कजान में विनाश की आग लगी थी, जिस वक्त रूसी सेना कजान को बचाने में जुटी हुई थी, उसी वक्त यूक्रेन ने ऑपरेशन कुर्स्क लॉन्च कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना को कजान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने कुर्स्क की धरती पर पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले अपनी सेना को रेस्क्यू करने के लिए किए। पहले रोस्तोव, फिर कजान और उसके बाद कुर्स्क में ताबड़तोड़ हमले से भड़की पुतिन की सेना एटमी विकल्प का रास्ता अपना सकती है। यूक्रेनी फोर्स ने पहले रोस्तोव को दहलाया, फिर कजान 9/11 जैसे हमले को अंजाम दे दिया। ज़ेलेंस्की सेना के इस आक्रमण के बाद रोस्तोव और कजान में आपातकाल लग गया। रूसी सेना इन दोनों शहरों को बचाने में उलझ गई। इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोल दिया, ठीक उसी वक्त जिस वक्त कजान चल रहा था। कुर्स्क में विनाश की आग तब भड़की जब यूक्रेनी फोर्स ने ऑपरेशन कुर्स्क लॉन्च किया। कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी सेना 1 महीने से रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों की घेराबंदी में फंसी हुई है। इसी घेराबंदी को तोड़ने के लिए, अपनी सैन्य टुकड़ियों को बचाने के लिए ही ज़ेलेंस्की सेना ने कुर्स्क में हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले किए। हाइमार्स, अटैकमस और स्कैल्प मिसाइल, ये वही हथियार हैं जिससे कुर्स्क को यूक्रेन ने जला दिया। यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क में एक साथ कई जगहों पर ब्लास्ट किए, लेकिन विनाश की सबसे बड़ी आग कुर्स्क के रिल्स्क शहर में भड़क गई। रिल्स्क में यूक्रेनी हमले से रूसी सेना का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। इसी हमले में रूसी सैनिकों के बैरक और सैन्य अफसरों के अपार्टमेंट में आग लग गई। यूक्रेनी फोर्स ने अटैकमस मिसाइलों से हमला कर एक हथियार गोदाम को भी जला दिया। यूक्रेनी हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गईं, इसमें स्कूल, अस्पताल और कई घर शामिल हैं। रूस के हमले से 10 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 लोग घायल हो गए। रिल्स्क में यूक्रेन के हमले से न सिर्फ रूसी सेना को जख्म पहुंचा है, बल्कि उत्तर कोरिया के सैनिक और ठिकाने भी खत्म हो गए। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के ही सैनिक हैं। दरअसल उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से मुक्त करवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। कई जगहों पर उन्होंने यूक्रेनी फोर्स को घेर रखा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की सेना हवाई हमले कर अपनी सैन्य टुकड़ियों को बचाने में जुट गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने जो हमला किया वो एक प्लानिंग के तहत किया। यूक्रेन ने पहले रोस्तोव और उसके बाद कजान में बड़ा हमला किया। यूक्रेन के हमले से कजान और रोस्तोव में आपातकाल लग गया। कजान और रोस्तोव में बड़े हमले की वजह से रूसी सेना वहां उलझ गई। यूक्रेन ने इसका फायदा उठाते हुए ठीक उसी वक्त कुर्स्क के रिल्स्क में अटैकमस मिसाइल से आक्रमण किया। रिल्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी टारगेट किया। यह हमला किम सेना की घेराबंदी तोड़ने के लिए किया गया। उत्तर कोरिया के सैनिकों की घेराबंदी तोड़कर यूक्रेन कुर्स्क से अपनी सेना को रेस्क्यू कराना चाहता है। यही वजह है कि उसने कुर्स्क को दहला दिया है। यूक्रेन के हमले से इस वक्त रूस के 4 प्रांतों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस वक्त यूक्रेन कजान और कुर्स्क को जला रहा था,
उसी वक्त मॉस्को के पास रूस का AN-72 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान भी ध्वस्त हो गया। रूस का जो AN-72 ट्रांसपोर्ट विमान जला है उसकी कीमत 45 करोड़ रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस को एक झटके में ही 45 करोड़ का नुकसान हो गया। माना जा रहा है कि यह विमान भी यूक्रेन के हमले की वजह से नष्ट हुआ है, लेकिन इस बारे में रूस ने अब तक कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि रूस इस सच को छिपाने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन के हवाई हमलों से कुर्स्क में रूसी सेना के 1 दर्जन हथियार और सैन्य वाहन भी जल गए। यूक्रेन ने एक दिन के अंदर रूस के नुकसान को लेकर जो आंकड़ा जारी किया है, जो दावा किया है, वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन के मुताबिक 20 दिसंबर को युद्ध के इतिहास में सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। बीस दिसंबर 2024 को रूस के 2200 सैनिक मारे गए। ये रूसी सेना के संहार का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 29 नवंबर 2024 को रूस के 2030 सैनिक मारे गए थे। 20 दिसंबर को रूस के जो 2200 सैनिक मारे गए हैं, उसमें सैकड़ों सैनिक उत्तर कोरिया के भी हैं। यूक्रेनी फोर्स ने उत्तर कोरिया के सैनिकों का खात्मा कुर्स्क की धरती पर ही किया। कुर्स्क में हमले के लिए यूक्रेन ने टोही ड्रोन का इस्तेमाल कर उत्तर कोरिया के सैनिकों की तैनाती का पता लगाया। इसके बाद कुर्स्क में टारगेट लॉक किया और फिर पश्चिमी देशों के हथियारों से धावा बोल दिया। रूस में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। पुतिन ने क्रेमलिन में वॉर कमांडर्स के साथ आपात बैठक की। पुतिन ने इस मीटिंग में कहा कि नेटो ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अमेरिका ने रूस को एटमी हमला करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब रूसी सेना के टारगेट पर अमेरिका और पूरा नेटो है। साफ है, पुतिन और उनकी सेना अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। ऐसे में यूरोप में परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। कीव पिछले 48 घंटों से दहल रहा है। कीव पर प्रहार का सिलसिला 20 दिसंबर से शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। प्रतिशोध की दूसरी लहर में यूक्रेन ने अपनी खुफिया एजेंसी का कमांड सेंटर गंवा दिया, लेकिन सबसे मुश्किल कड़कड़ाती ठंड में बिजली और हीटिंग सिस्टम बंद होने से है। स्कूल और अस्पतालों में भी हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका है। पावर ग्रिड और हीटिंग सिस्टम की पाइपलाइन टूटने की वजह से कीव में करीब 60,000 लोग मुसीबत में घिर गए हैं। हमला थमा नहीं है, इसीलिए मरम्मत का काम भी शुरू नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन की क्रोध की ज्वाला में कीव यूं जलने वाला है। इतनी ताकतवर मिसाइलें बरसने वाली हैं और राजधानी कीव में अग्नि का ऐसा तांडव होने वाला है। बेकाबू आग की लपटों पर पानी की बौछार बेअसर है, तो इसकी वजह रूस के हथियार है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 480 विस्फोटक से धमाका करती है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। नॉर्थ कोरियाई मिसाइल भी 500 किलो के विस्फोटक से हमला करती है। कीव में जब इतना बारूद बरसा हो, एक एक मिसाइल से 500 किलो के बारूद का विस्फोट हुआ हो, तो फायर ब्रिगेड की ऐसी गाड़ियां इमारतों की क्या सुरक्षा कर सकेंगी? अड़तालीस घंटे से कीव लगातार दहल रहा है।
2 दिनों से कीव पर हमले का दौर जारी है। कीव में ना बिजली है ना हीटिंग सिस्टम। जनवरी से पहले यूक्रेन पर ऐसे ही विध्वंसक हमले का डर था। ज़ेलेंस्की को आशंका थी कि ट्रंप के शपथ से पहले यूक्रेनी सरकार को झुकाने के लिए राजधानी को निशाना बनाया जाएगा और वैसा ही हुआ है। ये 20 दिसंबर की तस्वीर है, जब रात में हाइपरसोनिक मिसाइलों ने राजधानी को आग की लपटों में झोंकना शुरू किया था। और ये 21 दिसंबर की तस्वीरें, जब कीव में एक बार फिर आसमान से बारूद बरसा है। आग से घिरी इस इमारत में SBU यानी यूक्रेन सीक्रेट सर्विस के लोग बैठते थे। शुक्रवार की रात आसमान से अचानक यहां मिसाइल गिरी और फिर पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। ये इंटेलिजेंस का कंट्रोल रूम था, यानी आग के साथ ही रूस के खिलाफ जुटाई गई तमाम खुफिया जानकारी भी नष्ट हो गई। युद्ध और दुश्मन से जुड़ा डेटा भी नष्ट हो गया। लेकिन सबसे मुश्किल कीव के आम लोगों को हो रही है। बर्फबारी के इस मौसम में 2 चीजें सबसे अहम हैं। पहली जरूरत है लगातार बिजली, दूसरी जरूरत है हीटिंग सिस्टम। लेकिन रूस ने कीव में न सिर्फ मिसाइलों की ताकत दिखाई, बल्कि यूक्रेन में मौजूद ठंड से मुकाबले के बरसों पुराने नेटवर्क और सिस्टम को नष्ट कर दिया। रूस की मिसाइलों ने कीव में कई पावर स्टेशन, गैस पाइपलाइन को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन कुछ कर पाता इससे पहले ही दूसरे चरण का हमला भी शुरू कर दिया गया। अब कीव की एक बड़ी आबादी भारी मुश्किलों का सामना कर रही है। अड़तालीस घंटे से कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस अब तक कीव में हाइपरसोनिक इंजन से हमला कर चुका है। कीव पर कई इस्कंदर मिसाइलों से भी हमला हो चुका है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार के बाद कीव की होलोसिविस्की में अंधेरा छा गया है। 630 मकानों में बिजली गुल है। ठंड के मौसम में लोग भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रूस के मिसाइल हमलों की वजह से कीव में हीटिंग पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिसके बाद रिहायशी इलाकों के अलावा 16 अस्पतालों में भी हीटिंग सिस्टम बंद है। 17 स्कूल में हीटिंग सिस्टम बंद होने से पढ़ाई रुक गई है। 13 किंडरगार्टन में भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सका है। बिजली और हीटिंग सिस्टम बंद होने से 60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कीव दहल रहा है तो यूक्रेन के बाकी इलाके भी शांत नहीं हैं। कहीं रूस आर्टिलरी आग बरसा रही है तो कहीं ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को टारगेट किया है। रूस का एक ड्रोन खार्किव के रिहायशी इलाके में गिरा। ड्रोन हमले के वक्त इमारत में कई लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से ड्रोन धमाके में कई लोग जख्मी हो गए। रूसी ड्रोन की वजह से कीव, निप्रोपेट्रोवस्क, सुमी, चेरनिहिव, चेरकासी और खार्किव में धमाके हुए। रूसी ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन के टैंकों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यहां लगातार जीत हासिल कर रही रूसी सेना को यूक्रेनी फौज ने निशाना बनाया और हथियार और सैनिकों से भरी इमारत को नष्ट कर दिया गया। रूस ने यूक्रेनी सेना और रिहायशी इलाकों में हमले के साथ दुनिया को भी यह संदेश दिया है कि यूक्रेन में रहना अब सुरक्षित नहीं है। राजधानी कीव में हमलों के दौरान उस इलाके पर भी मिसाइलें दागी गईं जहां दूसरे देशों की एम्बेसी है। हमले में अल्बानिया, अर्जेंटीना, फिलिस्तीन, उत्तर मैसेडोनिया, पुर्तगाल और मॉन्टेनीग्रो सहित कई दूतावासों को नुकसान हुआ।
मिसाइल धमाकों से दूतावासों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावास में हल्के नुकसान की पुष्टि की है। कीव की ऐसी तबाही की एक वजह पैट्रियट एयर डिफेंस का खाली होना भी माना जा रहा है। अमेरिका ने कीव को बचाने के लिए ही पैट्रियट की तैनाती की थी, लेकिन मिसाइलों की कमी की वजह से अब कीव की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। दावा यह भी है कि रूस अब कुछ रहस्यमयी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं। फिलहाल कीव पर हमले का दूसरा दिन बीतने के साथ ही बिजली और हीटिंग सिस्टम को ठीक करने की कोशिशें शुरू हुई हैं, लेकिन ऐसे ही हमले जारी रहे तो कीव के लिए सर्द मौसम का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। सीरिया गृह युद्ध के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, लेकिन अब हूती बेंजामिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। बीते 72 घंटे में दूसरी बार हूती ने तेल अवीव पर हमला किया है। हैरानी की बात यह है कि दोनों बार हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल इजरायल को दहलाने में सफल रही हैं। सवाल है कि क्या इजरायल का डिफेंस सिस्टम हूती की हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने फेल हो गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। ये हूती का प्रतिशोध है जो आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के 24 घंटे बाद इजरायल पर कहर बनकर टूटा। हूती ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जिसके बाद हूती की मिसाइल से तेल अवीव दहल उठा। البيت مهول بالسكان وهي الناس فوق على البلاتين بتزعق هين بضربوا بالكشافات। हूती ने इजरायल पर 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे मिसाइल दागी। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के जाफा पर गिरी। हमले में 14 लोगों के घायल होने की खबर है। ये तेल अवीव पर हमले का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार मिसाइल सीधे शहर से जा टकराती है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है। दावा है कि हूती की मिसाइल एक पार्क में जाकर गिरी, लेकिन इसके धमाके से आसपास मौजूद इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हैरानी की बात है कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा है, जिसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, शहर सायरन की आवाज से गूंज रहा है। जमीन से 2 मिसाइलें आसमान की तरफ बढ़ती नजर आती हैं, जिन्हें हूती की मिसाइल को रोकने के लिए छोड़ा गया है। वीडियो में अचानक आसमान को चीरकर आगे बढ़ती हूती की मिसाइल नजर आती है। इस मिसाइल की रफ्तार बेहद तेज है। ये इजरायल की दोनों मिसाइलों को चीरते हुए सीधे जमीन से जा टकराती है। इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल होने के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें हूती की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली मिसाइलों को आसमान में तबाह करके आगे बढ़ती नजर आ रही है। हूती के इस हमले के बाद अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इजरायल का डिफेंस सिस्टम 4 लेयर का है। पहली लेयर में अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात है, जबकि दूसरी लेयर में आईडीएफ ने आयरन डोम की तैनाती की है। वहीं तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, जबकि चौथी लेयर में एरो सिस्टम इजरायल की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। लेकिन सुरक्षा का ये पूरा चक्रव्यूह हूती की मिसाइल से इजरायल की रक्षा नहीं कर सका। 16 दिसंबर को हूती ने इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीते 72 घंटों में हूती 2 बार इजरायल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर चुका है और दोनों बार हमले सफल रहे हैं। हूती के सामने लाचार इजरायली डिफेंस सिस्टम की खबरों के बीच हूती की पॉलिटिकल विंग के नेताओं ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। हिजाम अल असाद ने अपने एक बयान में कहा, इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं।
जो ये दर्शाता है कि तेल अवीव अब सुरक्षित नहीं है। इजराइल ने इन पर अरबों डॉलर खर्च किए जो अब किसी काम के नहीं है। सवाल है हूती की वो कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके सामने इजराइल के डिफेंस सिस्टम लाचार हो चुके हैं और हूती इजराइल की राजधानी को बारूद से बर्बाद कर रहा है। दरअसल हूती जिस मिसाइल से इजराइल को दहला रहा है उसका नाम है फिलिस्तीन 2 मिसाइल। फिलिस्तीन 2 मिसाइल की रेंज 2150 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे होने का दावा है। हूती का दावा है कि फिलिस्तीन 2 उसकी स्वदेशी मिसाइल है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हूती इन हमलों को अंजाम देने के लिए फिलिस्तीन 2 नहीं बल्कि ईरान की फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अब चाहे जो हो, लेकिन यह सच है कि हूती के पास इजराइल को दहलाने की क्षमता है। वो 2000 किलोमीटर दूर से इजरायली शहरों में तबाही ला सकता है। क्योंकि हूती इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर चुका है, ऐसे में यह खबर नेतन्याहू के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। सीरिया में असद शासन का अंत जरूर हो चुका है, लेकिन अब भी बारूदी संघर्ष जारी है। अमेरिका की फोर्स अब भी सीरिया में मौजूद है, जिसका टारगेट है ISIS का खात्मा। लेकिन अमेरिकी फोर्स की मौजूदगी ने ही सीरिया में एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया है और इस संघर्ष का केंद्र है ISIS, जो फिर से विस्तार कर रहा है और उसे बारूदी बैकअप भी मिल गया है। लेकिन ये बैकअप किसने दिया, क्यों दिया, जवाब देखिए इस रिपोर्ट। सीरिया पर नया संकट, IS के विस्तार की आहट। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद HTS के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी एक ऐसे नाम के तौर पर उभरे हैं जो अमेरिका समर्थक विद्रोही संगठन की सत्ता का केंद्र है। ये वही गोलानी है जो कभी ISIS के कुख्यात चीफ अबू बकर अल बगदादी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। लेकिन हालात बदले और संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां दुश्मनी की एक नई दीवार बन गई। इसलिए असद शासन के पतन के बाद संघर्ष की नई कहानी में ISIS ने एक बार फिर पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं और इसका प्रमाण है एक्टिवेट हुए आतंकी संगठन पर अमेरिका की कार्रवाई। अमेरिकी फोर्स ने देर एज-जोर में एक सैन्य कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत ISIS के आतंकियों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें IS आतंकी अबू यूसुफ को मार गिराया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ISIS के आतंकवादी अचानक अपने सीमित दायरे से बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्या गोलानी के बढ़ते कद ने उन्हें परेशान कर दिया है या फिर वो गोलानी से कोई बदला लेना चाहते हैं? शंकाएं कई हैं, लेकिन उत्तर दो है। पहला, IS के आतंकियों ने प्राथमिकता तय कर ली है और दूसरा, उन्हें मिल रहा दीर्घकालिक बैकअप। इसमें प्राथमिक जरूरत के तौर पर सीरिया के जेलों में कैद 8000 से ज्यादा ISIS के आतंकवादियों की रिहाई है, जिसे बंदूक के दम पर वो छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरा है दीर्घकालिक बैकअप, जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस संगठन को हथियार कौन दे रहा है, रूस या ईरान? रूस की भूमिका अब भी सीरिया में खत्म नहीं हुई है। अमेरिका की कठपुतली गोलानी रूस के टारगेट पर है। हालांकि रूस ने अपने बेस सीरिया में खाली कर दिए हैं, लेकिन IS अब गोलानी के खिलाफ रूस के प्रॉक्सी की तरह संघर्ष में उतर सकते हैं और ये संकेत खुद अमेरिका ने दिए हैं। ये वही अमेरिका है जिसने अबू मोहम्मद अल गोलानी उर्फ अहमद अल शरा पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था और अब उसी अमेरिका ने अबू मोहम्मद अल गोलानी को सीरिया में अपनी कठपुतली के तौर पर बैठाकर उसके सर से इनाम भी वापस ले लिया है।
इसके अलावा दमिश्क पहुंचे एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने भी गोलानी से मुलाकात करके एचटीएस को आतंकी सूची से हटाने पर चर्चा की है, जबकि सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी का तकनीकी कारण अब भी आईएसआईएस है। इसलिए आईएस के फैलते पैर बता रहे हैं कि उन्हें मजबूत बैकअप मिल चुका है, जो रूस के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। और सीरिया में फिर से बदल रहे हालात इसकी तस्दीक भी करते हैं, जहां आईएसआईएस को आईडीएफ का साथ मिल गया है, जिसका फोकस इजरायली कब्जे वाला क्षेत्र है। हालांकि इस संघर्ष में बारूद नहीं है, लेकिन भविष्य बारूदी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रिसमस की तैयारियों के बीच जर्मनी के लोग अचानक दहशत में आ गए हैं। जर्मनी में लोन वुल्फ हमले की तरह ही एक कार भीड़ में घुस गई और फिर लोगों को कुचल दिया गया। हालांकि हमलावर पकड़ा गया है। हमलावर सऊदी अरब का नागरिक है। इसकी जांच टेरर एंगल के जरिए भी चल रही है। जर्मनी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी गई। बेकाबू रफ्तार से दौड़ती एक कार अचानक भीड़ की तरफ मुड़ी और पूरा बाजार चीखों से गूंज उठा। किसी के ऊपर से गाड़ी गुजरी, किसी को टक्कर लगी तो कोई कार के नीचे ही दब गया। जर्मनी के माग्देबर्ग में क्रिसमस के उत्साह के बीच अचानक दहशत की एंट्री हुई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कई लोग सड़क पर तड़प रहे थे। पुलिस की गाड़ियां किसी बड़े आतंकी हमले के डर से मौके की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही देर बाद हमलावर को घेर लिया गया। पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने की चेतावनी दी और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हमलावर सऊदी अरब का नागरिक है। आरोपी का नाम तालिब बताया जा रहा है। वर्ष 2006 से जर्मनी में रह रहा है। आरोपी मनोचिकित्सक सलाहकार है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए तालिब ने एक कार किराए पर ली। जिस कार से हमला किया गया उस पर म्यूनिक की लाइसेंस प्लेट लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर BMW कार से मार्केट के करीब पहुंचा और फिर भीड़ को कार से कुचल दिया। ऐसे हमले को ही लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिब जब सऊदी अरब में रहता था तो वो इस्लाम धर्म को मानता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो इस्लाम का कट्टर आलोचक बन गया। सऊदी अरब में तालिब पर लड़कियों की तस्करी का भी आरोप है। जर्मनी की इस घटना ने दुनिया के कई देशों को डरा दिया है। क्रिसमस के मौके पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पता लगाया जा रहा है कि हमलावर तालिब ने जर्मनी में ऐसा हमला क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। गाजा में मौत का आंकड़ा 45,000 से ऊपर पहुंच चुका है। मरने वालों में बड़ी संख्या मासूम फिलिस्तीनी नागरिकों की है। इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं। आईडीएफ के कई सैनिकों पर युद्ध अपराध के केस हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के ऐसे सैनिक अब श्रीलंका में शरण ले रहे हैं। אנחנו כאן עם גל פונדוק, המחתל שלנו. הנה השאריות מהגופה. ये वीडियो अगस्त 2024 का है, जिसमें टैंक के अंदर कई इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं। टैंक के कैमरे में एक फिलिस्तीनी नागरिक का शव दिख रहा है। वीडियो बना रहे सैनिक हंस रहे हैं, साथ ही बेहद गर्व के साथ एक आम फिलिस्तीनी को मारने का तमगा इस इजरायली सैनिक को दे रहे हैं। אנחנו כאן עם גל פונדוק, המחתל שלנו. הנה השאריות מהגופה. वीडियो में नजर आ रहे इस सैनिक का नाम गेल फेरनबुक है, जिस पर गाजा जंग में युद्ध अपराध का आरोप है। दावा है कि अगस्त 2024 में इसने एक आम फिलिस्तीनी की हत्या की थी, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद से ही गेल फेरनबुक देश से गायब है। सिर्फ गेल फेरनबुक ही नहीं, बल्कि इजराइल के ऐसे 30 से ज्यादा सैनिक हैं जिन पर दुनिया भर की अलग अलग संस्थाओं ने युद्ध अपराध से जुड़े केस किए हुए हैं। लेकिन अब इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने सैनिकों को श्रीलंका छिपने के लिए भेज रहा है, जिसका खुलासा बेल्जियम की हिंद रजन फाउंडेशन ने किया है।
दरअसल हिंद रजन फाउंडेशन का दावा है कि उसने गैल फेरनबुक को श्रीलंका में देखा है। फाउंडेशन ने श्रीलंकाई अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और इंटरपोल से उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इसके बाद इजरायल ने अपने सैनिक को श्रीलंका छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल गाजा की जंग में रोजाना 50 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। यहां मौत का आंकड़ा 45,000 को पार कर चुका है। दुनिया भर के फाउंडेशन ये दावा कर रहे हैं कि गाजा में इजरायली सैनिक मासूम फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहे हैं और जिन सैनिकों को लेकर इसके सबूत सामने आ रहे हैं उन्हें श्रीलंका और दुनिया के दूसरे देशों में छिपने के लिए भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन रूस की जंग को विस्तार देने का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही यूरोप पर बारूदी संकट मंडराने लगा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भविष्य में संकट को खड़ा करने में यूक्रेन का प्रत्यक्ष हाथ माना जाएगा। वो यूक्रेन जिसे पश्चिमी देशों ने युद्ध में मदद की, वही उनके विनाश का कारण बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पोलैंड में से होने जाने की आशंका है। अब सवाल तो यही है कि क्या युद्ध की जद में आई यूरोप का दोष सिर्फ सहयोग देना है या फिर रूस जिस मुफीद मौके की तलाश में था वो मिल गया है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। क्रेमलिन के टारगेट पर अब वो देश हैं जिनकी जमीनी सीमा रूस के खिलाफ बारूदी सप्लाई का मुख्य केंद्र है और इसमें पहला टारगेट है पोलैंड। जिसके बाद दायरा यूरोप तक फैलेगा। इस मंडरा रहे खतरे की पुष्टि करती है ये तस्वीर, जो बता रही है कि नेटो रूस के बढ़ते संकट को लेकर कितना गंभीर है। मिशन जंग का विस्तार, रूस जंग के लिए तैयार। आखिर यूक्रेन की जंग को विस्तार देकर पुतिन दुनिया पर बारूदी धमाकों का संकट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्यों यूक्रेन पर कब्जे के साथ क्रेमलिन यूरोपीय संघ के प्रमुख सेंटर्स को टारगेट बनाना चाहता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन के डर के बवंडर की तस्वीर कैसी नजर आ रही है, पहले उसे देख लीजिए। पोलैंड की यूक्रेन से लगी सीमा पर इस समय NASAMS एयर डिफेंस तैनात करके उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और ये डिफेंस सिस्टम जिस जगह पर तैनात किए गए हैं वो जगह है पोलैंड का रेसोव शहर, जिसकी यूक्रेनी सीमा से दूरी 40 मील है। इसके अलावा पहली पंक्ति में नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है ताकि जमीनी सीमा को दुश्मनों के लिए सील किया जा सके। लेकिन प्रश्न यह है कि पोलैंड के लिए रेसोव शहर को केंद्र बनाकर सुरक्षा घेरा बनाने का मकसद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है जंग में मिल रहा यूक्रेन को रिचार्ज। दरअसल रेसोव शहर यूक्रेन को मिलने वाले बारूदी रिचार्ज का केंद्र है। यूक्रेन तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक्स का सेंटर पोलैंड का रेसोव ही है, यानी पश्चिमी देशों से यूक्रेन पहुंचने वाली सहायता का मुख्य मार्ग रेसोव है। इसलिए रेसोव को बचाना नेटो और यूरोपियन देशों की प्राथमिकता बन गई है। लेकिन सवाल डर के जन्म लेने का भी है। रूस के इरादों को लेकर इतना डर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देती है रूसी राज्य परिषद की बैठक। स्टेट ड्यूमा के अपने सहकर्मियों से पुतिन ने कहा कि हमारे खिलाफ एक दुनिया ने युद्ध छेड़ा है, इसलिए रूस और हमारी समर्थक दुनिया भी युद्ध में है। यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने पश्चिम के खिलाफ जंग की खुली घोषणा कर दी है और इसी घोषणा के बाद सबसे ज्यादा सतर्क है पोलैंड, जो यूक्रेन में लॉजिस्टिक सप्लाई का मुख्य केंद्र है। और पुतिन जिस रफ्तार से यूक्रेन के खिलाफ जंग में क्षेत्रवार जीत हासिल कर रहे हैं, वो यूरोप के लिए निकट युद्ध का संकट बन रही है।
जिसमें जेलेंस्की का एक फैसला भी यूरोपियन देशों के लिए काल बन गया है। ये फैसला है गजप्रॉम से गैस परागमन समझौते का अंत। दरअसल अब भी यूरोपीय देश रूस के गैस भंडार पर ही निर्भर हैं और ये गैस रूस के स्वामित्व वाला गजप्रॉम कॉरपोरेशन यूरोप तक पहुंचाता है, जिसकी गैस पाइपलाइन यूक्रेन की जमीन से होकर गुजरती है। इसके लिए यूक्रेन सरकार का गजप्रॉम से समझौता हुआ है और गैस परागमन का समझौता 30 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है, जिसे रिन्यू न करने का विचार मरियंस्की पैलेस ने किया है। यानी यूक्रेन की जमीन के नीचे बिछी रूस की गैस पाइपलाइन से यूरोप तक गैस नहीं पहुंचेगी, वो भी उस समय जब यूरोप को सबसे ज्यादा गैस की जरूरत होती है, यानी सर्दी के दिन। यानी यूक्रेन अपनी दुश्मनी के लिए उन लोगों का नुकसान करने जा रहा है जो युद्ध में सहायक है। और ये घोषणा खुद यूक्रेन के प्रधानमंत्री देनिस शभ्याल ने की है। शभ्याल के मुताबिक गैस परागमन समझौता 1 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इस समझौते के तहत हम सुबह 7 बजे सप्लाई रोक देंगे। अगर ये रूस की गैस न होती तो सप्लाई संभव होती। यानी सबसे सस्ती गैस वाली पाइपलाइन को यूरोप खो देगा, जिसके बाद यूरोप पर सर्दी का सितम कहर बनकर टूटेगा। यूरोप पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा, जिसमें रूस को सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन के मददगार यूरोप की बिगड़ती हालत का फायदा भी रूस को मिलेगा, जहां सीधे हमले हो सकते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा संकट में होंगे वो देश जो यूक्रेन के बारूदी साझीदार बने हैं। इनमें पहला टारगेट होगा पोलैंड। इनके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रोमानिया, बेल्जियम, स्वीडन और हंगरी पर एक साथ घातक प्रहार हो सकता है। हालांकि यूरोप पर मंडरा रहे संकट और रूस के इरादों को भांपते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जल्द ही मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा गैस कट से ठप पड़े यूरोपियन देशों पर दूसरा संकट ट्रंप खड़ा करने जा रहे हैं, जो रूस के लिए हमले का मुफीद मौका बन गया है। खबर यह है कि ट्रंप ने नेटो के सदस्यों के लिए नई शर्त रख दी है। उन्होंने देश की जीडीपी का 5% नेटो पर खर्च करने को कहा है। अब तक सदस्य देश रक्षा के लिए जीडीपी का 2% ही खर्च करते हैं। लेकिन ट्रंप की शर्त अगर नेटो के सदस्य नहीं मानते हैं तो मुमकिन है कि अमेरिका नेटो से खुद को अलग कर ले। वहीं ट्रंप की शर्त माने जाने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि ज्यादातर सदस्य रक्षा खर्च घटाने के लिए ही नेटो के सदस्य हैं। और अगर अमेरिका नेटो से बाहर जाता है तो फिर गैस संकट से जूझते हुए वो रूस के बारूदी चक्रव्यूह में खुद का अस्तित्व खो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।